तो स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के साथ। लेट्स से स्टार्ट विद बाइनोमियल थ्योरम। स्टार्ट। देखिए बच्चों, ऐसा होता है, आप अपने डेली रूटीन में ये जरूर लिखते हैं x प्लस ए का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए हर बच्चा, आप जब x प्लस ए का होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये हर बच्चा लिख सकता है और बहुत इजी तरीके से लिखता है। किस तरह से लिखता है? लिखता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x है। आप इसको इस तरह से लिखते हैं। और यदि कोई आपको देता है x प्लस ए का होल क्यूब, तो ये होता है एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर। क्या लिखते हैं? प्लस 3x ए स्क्वायर। तो बच्चों, आपने क्या देखा कि जब हम जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, उस एक्सपेंशन हम जिस ब्रैकेट का कर रहे हैं, उस ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2 हैं, x और a। इसलिए हम इसको कहते हैं बाइनोमियल, यानी कि दो टर्म्स का एक्सपेंशन। दो टर्म्स का एक्सपेंशन। अब दो टर्म्स के एक्सपेंशन में क्या क्या हो सकता है? पावर 2 भी हो सकती है, पावर 3 भी हो सकती है, पावर 4 भी हो सकती है। लेकिन अगर आप x प्लस ए की होल पावर 4 लिखेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन चलिए अभी तो हम लोग लिखते हैं जैसे से x की पावर 4, 4x क्यूब ए, 6x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4x ए क्यूब प्लस x की पावर 4, a की पावर 4। तो बच्चों ऐसा कुछ एक्सपेंशन आएगा जब आप x प्लस ए की होल पावर को 4 को एक्सपेंड करेंगे। तो बच्चों आप कहेंगे कि सर ये तो आपने बहुत ही जल्दी लिख दिया, लेकिन हमें बहुत टाइम लगेगा x प्लस ए की होल पावर 4 को एक्सपेंड करने में। पहले मैं x प्लस ए का स्क्वायर लिखूंगा और फिर से मैं x प्लस ए का स्क्वायर लिखूंगा, फिर जो दो ब्रैकेट्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करूंगा, तब मेरे पास x प्लस ए की होल पावर 4 आएगी। तो बच्चों ऐसा है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि x प्लस ए का होल स्क्वायर जब आपने एक्सपेंड किया था तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इसके एक्सपेंशन में कितने थे? 1 2 3, 3 टर्म्स थे। और जब आपने x प्लस ए के होल क्यूब को एक्सपेंड किया था तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 4। और जब आपने x प्लस ए की होल पावर 4 को एक्सपेंड किया तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5। तो बच्चों आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि आप किसी का भी बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, यानी कि दो टर्म्स का ब्रैकेट की कोई भी पावर जिसको आप एक्सपेंड करते हैं, तो उसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं उसकी पावर से एक ज्यादा। यानी x प्लस ए का होल स्क्वायर है तो उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, पावर में 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, पावर में 4 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है। तो बच्चों अगर पावर में n होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n+1 होंगे। तो बच्चों क्या करना होता है कि हमें अगर इतने बड़े बड़े एक्सपेंशन लिखने पड़ेंगे तो हमारा टाइम इतना लग जाएगा कि हम किसी भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक बाइनोमियल थ्योरम का एक एक्सपेंशन पढ़ते हैं और उस एक्सपेंशन की हेल्प से हम किसी भी टर्म की वैल्यू, चाहे वो 5वां टर्म हो, चाहे 10वां टर्म हो, चाहे 9वां टर्म हो, किसी भी टर्म का कोई भी कोफिशिएंट, कौन सा टर्म x से इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, या किसमें x क्यूब का कोफिशिएंट कौन सा है, इन तरह के सारे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में एक एक्सपेंशन लिखते हैं। वो एक्सपेंशन बच्चों हम लिखने जा रहे हैं, दिस इज x प्लस ए की होल पावर n। तो बच्चों यहां से बाइनोमियल थ्योरम का इस एक्सपेंशन को आपको जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा, वरना आप कहीं भी एक्सपेंड करने में फंस जाएंगे। इसलिए इस एक्सपेंशन को जब मैं लिखने जा रहा हूं वो आपको 100% याद रखना होगा। दिस इज x प्लस ए की होल पावर n। कैसे लिखते हैं? दिस इज nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n-1 a, nc2 x की पावर n-2 a स्क्वायर, nc3 x की पावर n-3 a क्यूब। ऐसे करते 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 लास्ट टर्म आएगा ncn x की पावर n-n। n-n क्या हो जाएगा? x की पावर 0, तो वो हट जाएगा, सिर्फ बचेगा आखिरी में a की पावर n।
अब बच्चों आपकी दिमाग में ये आएगा कि ये सर ने आखिर लिखा क्या है। तो बच्चों यहां पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, यहां पर एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप होता है। पहले तो आप वो समझ लीजिए जिसको हम लोग कहते हैं एनसीआर। तो बच्चों जब आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन पढ़ाया जाता है तो उसमें कॉम्बिनेशन भी होता है। कॉम्बिनेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और इसका मतलब हम लिखेंगे एनसीआर का। तो एनसीआर का बच्चों हिंदी में मतलब बताया जाता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। ये तो उसका हिंदी में मतलब होता है कि एन चीजों में से आर चीजों को चुनने का तरीका, एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को चुनने का तरीका जो होता है वो एनसीआर होता है। ये मतलब होता है। लेकिन ये मतलब अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है, ये मतलब हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। लेकिन अभी ये फंसा एनसीआर, तो मैंने आपको बता दिया कि एनसीआर का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है हिंदी में एन में से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का तरीका। याद रखना, मैंने सिलेक्शन कहा है, मैंने अरेंजमेंट नहीं कहा है। सिलेक्शन और अरेंजमेंट दो डिफरेंट वर्ड होते हैं। अगर मैं सिलेक्शन की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन, और मैं अरेंजमेंट की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है परम्यूटेशन। तो मैं आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन नहीं बता रहा हूं, मैं तो आपको सिर्फ इतना पढ़ा रहा हूं कि एनसीआर का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझ लीजिए। एनसीआर का मतलब ये होता है कि इसकी डिफाइनिंग रिलेशनशिप होती है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ये बच्चों इसकी डिफाइनिंग रिलेशनशिप होती है। अब आपने कहा कि सर फैक्टोरियल का क्या मतलब है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम तो चालू कर दी, फैक्टोरियल का क्या मतलब है। तो बच्चों फैक्टोरियल अगर आप लिखते हैं n, तो फैक्टोरियल n रिप्रेजेंट करता है कि जो n कंसेक्यूटिव डिफरेंट नेचुरल नंबर्स होंगे ये उनके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे n किसको रिप्रेजेंट करेगा, n रिप्रेजेंट करेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 n माइनस 1 इंटू n। हो गए n कंसेक्यूटिव डिफरेंट नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल n। ये तो फैक्टोरियल n की डेफिनेशन होती है। अगर आप इसको जनरलाइज करेंगे तो फैक्टोरियल 5 कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 5 क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रोडक्ट ऑफ, समझ गए ना, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्योंकि वो नेचुरल नंबर ही होते हैं। फैक्टोरियल 4 कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। समझ में आया लिखने का तरीका, दिस इज द वे टू राइट द फैक्टोरियल। तो बच्चों कई बुक्स में फैक्टोरियल को ऐसे भी दिखाते हैं, तो अगर आप ऐसे देखते हैं तो वो भी एक ही चीज है। तो पहले आप फैक्टोरियल समझ लीजिए। फैक्टोरियल को हम लोग एक इस तरह से भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन, और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन। ये दोनों बातें बच्चों एक ही होती है। तो बच्चों आपको समझना होगा कि व्हाट इज एनसीआर। तो एनसीआर का डिफाइनिंग रिलेशनशिप पता होना चाहिए बच्चों आपको। दिस इज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर into factorial r. This is बच्चों डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ एनसीआर। और मैंने बच्चों फैक्टोरियल का मतलब आपको क्लियर कर दिया कि फैक्टोरियल n क्या रिप्रेजेंट करता है, द प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। तो 5 होगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 होगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जो आप लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर आप फैक्टोरियल 6 लिखेंगे, देखिए मैं आपके सामने फैक्टोरियल 6 भी लिख रहा हूं। अगर आप बच्चों फैक्टोरियल 6 लिखेंगे तो फैक्टोरियल 6 क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर आप जरूरत पड़े तो उस फैक्टोरियल 6 को 6 इंटू फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 5 को आप 5 इंटू फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 4 को आप जरूरत पड़ने पर 4 इंटू फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं। समझ गए ना आप। और जरूरत पड़ने पर हम फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पर हो जाएगा 3 इंटू 2, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। तो बच्चों ये मतलब होता है फैक्टोरियल का, व्हाट रिप्रेजेंट फैक्टोरियल, भी मैंने आपको काफी देर तक समझाया। अब बच्चों हम लोग ये समझ लेते हैं कि एनसीआर में एन और आर में क्या रिस्ट्रिक्शन होती है। तो बच्चों याद रखना होगा
कि जो r होता है वो हमेशा 0 से लेकर के n तक ही लाई कर सकता है। r हमेशा 0 से लेकर के n तक ही लाई करता है, ये बात आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि r जो होता है वो हमेशा 0 से n तक के बीच में ही लाई करता है। और बच्चों n क्या होता है? n आपका एक नेचुरल नंबर होता है। n क्या होता है? आपका एक नेचुरल नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, ठीक है ना? ओके चलिए अब बच्चों हम लोग यहाँ पर कुछ और बातों को समझते हैं यहाँ पर। ओके तो बच्चों ये भी एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप होता है कि फैक्टोरियल 0 क्या होता है? 1 होता है। ये भी बच्चों आपको ध्यान देना होगा। कोई गलती से आपसे पूछ ले व्हाट इज फैक्टोरियल 0? फैक्टोरियल 0 इज 1। इसकी प्रूविंग भी होती है, लेकिन प्रूविंग आपसे कोई पूछेगा नहीं, बेकार सी प्रूविंग होती है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि फैक्टोरियल 0 इज 1। अब बच्चों यहां पर हम लोग जरा समझ लेते हैं कि जैसे यहां पर जो एक्सपेंशन था उस एक्सपेंशन का यूज कैसे करें। सभी बच्चे इधर ध्यान दें, सभी बच्चे इधर ध्यान दें, एक्सपेंशन का यूज कैसे करें। हम दोबारा एक्सपेंशन लिख रहे हैं। क्या लिखा था? nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 a, nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, इस तरह से चलता चला जा रहा। nc3 x की पावर n माइनस 3 a क्यूब, ncn a की पावर n। तो बच्चों ये एक्सपेंशन है। अब बच्चों जरा इस एक्सपेंशन को हम लोग चेक कर लेते हैं, ये सही है कि गलत है। आओ हम लोग क्या करते हैं बच्चों, x प्लस ए की होल पावर 4 को एक्सपेंड कर। चलिए एक्सपेंड करिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4c0 x की पावर 4। चेक करो बच्चों, मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है। 4c1 x की पावर 4 माइनस 1 इंटू ए, 4c2 x की पावर 4 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। 4c3 x की पावर 4 माइनस 3 यानी कि x की पावर 1 इंटू ए की पावर 3, 4c4 x की पावर 4 माइनस 4 इंटू ए की पावर 4। चेक कर लो बच्चों, मैंने x प्लस ए की होल पावर 4 का एक्सपेंशन कर दिया है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स आपको सीखने पड़ेंगे। इधर ध्यान दीजिए। टर्म्स क्या सीखेंगे बच्चों की, कोई भी अगर आपके सामने nc0 लिख दे तो nc0 को आपको कैलकुलेट करने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली याद रखिए कि nc0 1 होता है। दैट मींस आपके पास चाहे 4c0 लिख दे, चाहे 5c0 लिख दे, चाहे 100c0 लिख दे, ये सारी चीजें क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर कोई आपके सामने लिख दे कि NCR, तो याद रखिएगा बच्चों जो NCR की वैल्यू होती है वही NCN माइनस R की वैल्यू होती है। दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप रिलेशनशिप। कहने का मतलब ये है बच्चों, जो 4C3 की वैल्यू होगी वही 4C4 माइनस 3, दैट मीन्स 4C1 की भी वही वैल्यू। तो बच्चों मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको याद रखना है कि जो NC0 होता है वो 1 होता है, और NCR जो होता है वो NCN माइनस R के बराबर होता है। ये बात आपको 100% याद रखनी है। अब इसके जो एप्लीकेशन होंगे वो मैं आपको क्वेश्चंस में जरूर बताऊंगा। और बच्चों आपको ये भी याद रखना होगा कि जो NC1 होता है उसकी वैल्यू n होती है। ध्यान दीजिए, NC1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? n होती है। ये बच्चे सभी लोग याद रखेंगे कि NC1 की वैल्यू क्या होती है? n होती है। सभी बच्चे ध्यान दें, NC1 की वैल्यू क्या होती है? n होती है। तो यार चाहे 100C1 हो तो उसकी वैल्यू 100 होगी। समझ गए? ओके तो बच्चों आपको ये भी याद रखना होगा, इसके साथ आपको याद रखना होगा कि जो NCN होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 100C100 की वैल्यू 1 होगी, लाइक दिस। ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं ये आपको धीरे धीरे समय के अनुसार खुद ही समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों अगर आप इसको समझ चुके हैं तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका एक्सपेंशन खत्म। आइए बच्चों, 4C0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। तो क्या बचा? सिर्फ 1 इंटू एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4। 4C1 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 4। 4C1 इज 4, मतलब NC1 क्या होता है? n होता है, तो 4C1 क्या हुआ? 4 एक्स क्यूब ए।
4c2 क्या होता है बच्चों, ये तो पता ही नहीं, चलो 4c2 कैलकुलेट कर लेते हैं। सभी बच्चे इधर ध्यान दें, मैं 4c2 कैलकुलेट कर रहा हूं। दिस इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ध्यान दें सभी बच्चे, मैंने डेफिनेशन लगाई है एनसीआर की। एनसीआर की डेफिनेशन होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो मैंने डेफिनेशन लगाई है, दिस इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। यहां से 4 निकालूंगा, 3 निकालूंगा और एक फैक्टोरियल 2 छोड़ दूंगा, क्यों, ताकि वो नीचे से कैंसिल हो जाए। और दूसरे वाले फैक्टोरियल को मैंने 2 इंटू 1 लिख दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आ गया 2 3 जा 6। तो बच्चों 4c2 का मतलब क्या होता है, 6। तो आप यहां पर इस एक्सपेंशन में 4c2 की वैल्यू डालेंगे, दिस इज 6x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, और बच्चों 4c3 की वैल्यू जो होगी वो 4c4 माइनस 3 के बराबर होती है, ठीक है। और 4c4 माइनस 3 क्या हुआ, 4c1, और 4c1 की वैल्यू क्या होती है, 4xa³ प्लस 4c4 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, ncn की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा a की पावर 4। तो बच्चों में ये मैंने एक्सपेंशन कर लिया है। मैं बच्चों जानता हूं अभी आपको थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा, लेकिन जैसे ही जैसे मैं आपको टाइम देता जाऊंगा तो ये आपको आसान लगने लगेगा। तो अभी आपको कई सारे बाइनोमियल एक्सपेंशन देखना है, अभी आप इतना घबराइए नहीं, ये सारे टर्म्स आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप यहां तक रिव्यू करिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो बच्चों यहां तक रिव्यू करिए, मैं आगे बढ़ना चला जा रहा हूं। तो किसी का भी एक्सपेंशन बच्चों आपके पास आ सकता है, आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि वो एक्सपेंशन मेरे से हो नहीं पा रहा, बहुत टफ है। एक्सपेंशन बहुत इजी काम होता है, आप कर सकते हैं खुद से भी। चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो बच्चों अगर हमें एक्सपेंशन करना हो फिर से x प्लस ए की होल पावर 5 का, तो अब एक्सपेंशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप यहां पे ये क्लियर हो जाइए कि इसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। इसमें ऑब्जर्वेशन बच्चों ये होता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, वो 6 टर्म्स होंगे। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, वो 6 टर्म्स होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो पावर में होगा उससे एक ज्यादा हमेशा नंबर ऑफ टर्म होगा। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 हो जाएंगे। तो उसका एक्सपेंशन करते हैं, आइए। nc0, तो बच्चों n की जगह क्या है, 5, तो आप क्या लिखेंगे, 5c0 x की पावर 5। देखिए मेरे साथ लिखिए आप, 5c1 x की पावर बच्चों कम होती चली जाएगी और a की पावर बढ़ती चली जाएगी, तो यहां हो गई 4 और यहां हो गया a। अब बच्चों मैं आपको एक इसमें ऑब्जर्वेशन और दिखाता हूं, इधर ध्यान दो, 5c2 x की पावर 3a स्क्वायर। बच्चों ऑब्जर्वेशन यहां पे ये है, अगर आप x और a की ओवरऑल पावर देखें तो वो हमेशा n के बराबर ही आएगी। चेक कर लीजिए, पहले टर्म में भी a तो है ही नहीं, सिर्फ x है, तो उसकी पावर 5 है। दूसरे टर्म में चेक करिए, x की पावर 4 है, a की पावर 1 है, तो 4 प्लस 1 कितना हुआ, 5 हुआ। थर्ड टर्म में चेक करिए, x की पावर 3 है, a की पावर स्क्वायर है, तो 3 प्लस 2 कितना हुआ, 5 हुआ। ऑब्जर्वेशन मिला। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है बच्चों की टोटल पावर जो होगी x और a की वो 5 ही होती है। आगे बढ़िए, 5c3 x स्क्वायर a³, 5c4 x a4, 5c5 a5। देखो बच्चों मैंने बिना स्टैंडर्ड को यूज किए डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब बच्चों यहां पे जो हमें टर्म्स चाहिए होंगे उनकी वैल्यूज हमको पुट करनी होगी। लेट्स से हमको बच्चों यहां पे सिर्फ 5c2 चाहिए होगा, तो 5c2 को मैं कलेक्ट कर लेता हूं। और 5c2 का हिंदी में मतलब तो मैंने आपको बताया कि 5 में से 2 चीजों को चुनने का तरीका। अगर आपके पास घर में कोई भी 5 चीजें हैं बच्चों, तो उसमें से 2 चीजों को कितनी तरीके से आप चुन सकते हैं, वो आप घर पे अपने देख लीजिए। जब आप तरीके निकालेंगे तो टोटल 10 तरीके होंगे। बच्चों आप घर पे कोई भी 5 ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, उसमें से 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उठाने के नंबर ऑफ तरीके देखिए कितने हैं, तो आपके पास बच्चों 10 तरीके आएंगे। आप भले करके देख लीजिए अपने घर में, ठीक है। जैसे बच्चों मैं आपको एक सर एग्जांपल भी देता हूं।
हाँ बताइए बताइए बेटा। सर NCN कितना होता है? NCN की वैल्यू बच्चा 1 होती है, ठीक है। इधर देखो, अगर बच्चों आपको सबूत चाहिए तो मैं आपको सबूत देता हूं। मैं 5 ऑब्जेक्ट्स को लेकर के सबूत नहीं दे सकता हूं, लेकिन 2 ऑब्जेक्ट्स या 3 ऑब्जेक्ट्स को लेकर के आपको सबूत देता हूं। देखिए बच्चों, आपके पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ABC, ठीक है। इधर चेक करना, ABC है 3, तीनों हैं। अब 3 में से 2 को लेने के तरीके बताओ बच्चों कितने हैं। तुम कहोगे सर एक बार AB ले सकते हैं, एक बार BC ले सकते हैं, एक बार CA ले सकते हैं। तो 3 में से 2 को लेने के तरीके, ये तरीका है। अब बच्चों AB लिखो चाहे BA लिखो, बात एक ही है, ये अलग अलग बातें नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सेलेक्ट करने का तरीका बताया है, अरेंज करने का तरीका नहीं बताया। अरेंजमेंट इज द डिफरेंट थिंग। मैं सिर्फ सिलेक्शन की जब बात करता हूं तो दैट मींस कॉम्बिनेशन। ये अपने दिमाग में ठोक बजा के रख लीजिए। जब मैं सिलेक्शन की बात करता हूं तो दैट इज कॉम्बिनेशन। तो बच्चों यहां पे देखो, 3 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को चुनने के कितने तरीके हैं, या तो आप AB लोगे, या तो आप BC लोगे, या तो CA लोगे, और तो कोई तरीका नहीं है। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 3 वेज हैं टोटल वेज। और जो अगर हम इसको कॉम्बिनेशन से यूज करेंगे तो आप कहोगे कि सर 3 में से 2 को सेलेक्ट करने का तरीका हुआ 3C2। 3 में से 2 को सेलेक्ट करने का तरीका हुआ 3C2। तो हमने कहा 3C2 को कैलकुलेट करो जरा। तुम कहोगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 3 बच्चों कितना हुआ? तुम कहोगे फैक्टोरियल 3 हुआ सर 3 इंटू 2 इंटू 1। और क्या हुआ? 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1 हुआ। फैक्टोरियल 2 कितना हुआ? 2 हुआ। फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, तो ये आंसर कितना आया? 3 आया। चेक कर लो बच्चों, मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया। उसी तरीके से बच्चों आपके पास अगर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसमें से 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को चुनने का तरीका कितना होगा? 10 तरीके होंगे। आप चेक कर लो, 5C2 की वैल्यू 10 आएगी। आप समझ गए कि नहीं आप लोग कि व्हाट इज द वे ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। और लेकिन बात बच्चों अगर हम अरेंजमेंट की करते हैं तो अरेंजमेंट में क्या होता है वो भी समझ लो। किसी बात, ये तो बात होगी बच्चों सिलेक्शन की, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। लेकिन कोई मान लो सरफिरा आ गया, वो कहेगा अरेंजमेंट बताओ। तो बच्चों अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि ABC में से अगर हम 2 नंबर्स को अरेंज करेंगे तो AB अलग कहलाएगा, BA अलग कहलाएगा। ये मतलब हुआ। BC अलग कहलाएगा, CA अलग कहलाएगा। समझे? CB अलग कहलाएगा, AC अलग कहलाएगा। तो बच्चों टोटल वेज ये कितने हुए? 6 वेज हो गए। कितने वेज हुए? 6 वेज। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। तो आपने अरेंजमेंट के लिए पता है क्या स्टैंडर्ड यूज करते हैं? परम्यूटेशन। सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट के लिए परम्यूटेशन। तो आपने 3 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने तरीके बताए? 6 तरीके बताए। तो 3 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके होते 3P2, where P is called permutation. P is called permutation। तो बच्चों जब 3P2 की वैल्यू निकालोगे तो वो 6 आएगी। अब आप कहोगे सर इसका स्टैंडर्ड क्या होता है? एनपीआर का इसका स्टैंडर्ड होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। ये बच्चों का स्टैंडर्ड होता है। और एनसीआर का क्या स्टैंडर्ड होता है? एनसीआर का होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r। अब बच्चों आप 3P2 निकाल के चेक कर लो, देख लो 6 आ रहा है। देख लो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2। तो फैक्टोरियल 3 कितना हुआ? वो हुआ 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 1 तो बच्चों 1 ही हुआ। देख लो 6 आंसर आ गया। तो बच्चों अरेंजमेंट अलग होता है, सिलेक्शन अलग होता है। सिलेक्शन की संख्या कम होती है, अरेंजमेंट की संख्या ज्यादा होती है। समझे कि नहीं आप? समझे? ये होता है। तो बच्चों फिलहाल यहां पर हमको इसका एक्सपेंशन तो मैंने कर ही दिया था। कोई बच्चा है जिसने 5C2 की वैल्यू निकाली हो? तो 5C2 की वैल्यू होती है 10 फैक्टोरियल n, गुड गुड गुड, फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r। ये बच्चों उसकी वैल्यू मैंने लिखी है। इसको आप अगर तसल्ली से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2।
तो बच्चों मैंने 5 बाहर निकाल दिया, 4 बाहर निकाल दिया, फैक्टोरियल 3 को छोड़ दिया और नीचे 2 आ गया। ठीक है, फैक्टोरियल 2 is 2। तो बच्चों ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू 10 आ रही है। क्या आ रही है? 10। ठीक है, अब बच्चों करना क्या है, मेरे को तो इसका एक्सपेंशन करना था, मैं इसका एक्सपेंशन एक ही लाइन में लिख देता हूं। आ जाओ। तो बच्चों ये देखो, इसका एक्सपेंशन में लिखने जा रहा हूं। 5c0 1 होता है तो ये सिर्फ बच गया x की पावर 5। 5c1 5 होता है तो ये हो गया 5x की पावर 4a। 5c2 10 होता है तो हो गया 10x क्यूब a स्क्वायर। बच्चों जो 5c3 होगा, इधर ध्यान दो, जो 5c3 होगा वही 5c2 भी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि NCR जो होता है वो NCN-R के बराबर होता है। ठीक है, तो 5c2 5c3 दोनों ही 10 होंगे तो ये हो गया 10x स्क्वायर a क्यूब। और बच्चों जो 5c4 होगा वो 5c5 माइनस 4 दैट इज 5c1। तो 5c1 की वैल्यू होगी 5x a की पावर 4 और 5c5 की वैल्यू 1 होती है a की पावर 5। तो बच्चों चेक करो, मैंने एक्सपेंशन इसका लिख दिया है। एक्सपेंशन आपके सामने, आप इसको रिव्यू कर लो। बहुत आसान होता है, बस आप हमारी बताई हुई बातों को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको आसान लगेगा, वरना चैप्टर देखते ही आप तुरंत घबरा जाएंगे कि इतने सारे टर्म्स काहे के लिखे हैं। ठीक है, इसलिए जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैंने आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन दोनों का रिव्यू भी दिया है, तो आप इसके रिव्यू को समझ गए होंगे कि सर ने किस तरह से कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का भी रिव्यू दिया, जो मैं आपको उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा समय आने पे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, फिर से हम आगे दोबारा। इधर आइए बच्चों, x प्लस a की होल पावर n, एक्सपेंशन लिखते हैं इसका, nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 a, nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, nc3 x की पावर n माइनस 3 a क्यूब। इस तरह से बच्चों ये चलता चला जाएगा और लास्ट में आएगा NCN a की पावर ये। तो बच्चों ये एक्सपेंशन अब आपको लर्न हो चुका होगा, मैं अब तक 5 बार लिख चुका हूं। ठीक है, अब बच्चों इधर ध्यान देना, इधर थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। अगर हम ऐसे लिख दें तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? x प्लस a की होल पावर n, इतना बड़ा एक्सपेंशन कौन लिखता है यार? इतने बड़े एक्सपेंशन को अगर हम ऐसे लिख दें, ध्यान दो, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, जहां बच्चों r जा रहा है 0 से लेकर के n तक। बच्चों चेक करो, क्या हम इस एक्सपेंशन को क्या समेशन में समेट सकते हैं? चेक करो। तुम कहो पहले सर r0 डालिए, देखिए पहला टर्म आ रहा है, देखो r0 डालो उसमें पहला टर्म आ जाएगा। फिर r1 डालो, दूसरा टर्म आ रहा है, आ रहा है। r2 डालो, देखो तीसरा टर्म आ रहा है, आ रहा है। r3 डालो, देखो चौथा टर्म आ रहा है, आ रहा है। तो बच्चों आपने मेरे बोलने की स्टाइल की तरफ ध्यान दिया? इसमें कुछ बातें हमने छिपी हुई हैं। मैंने कहा जब r0 डालते हैं तो पहला टर्म आ रहा है, r1 डालते हैं तो दूसरा टर्म आ रहा है। इसमें बात में समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला r0 डालते हैं तो पहला टर्म आ जाता है, r1 डालते हैं तो दूसरा टर्म आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि r1 डालने पर पहला टर्म आ रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं r1 डालने पर दूसरा टर्म आ रहा है। बात समझिएगा, यानी कि इन दोनों में n-1 का कोई रिलेशन है। फिर से समझो, अगर हम r की वैल्यू 2 डालते हैं तो दूसरा टर्म नहीं आ रहा है, r की वैल्यू 2 डालने पे तीसरा टर्म आ रहा है। समझ में आया? तो बच्चों आप क्या इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का अगर हम जनरल टर्म लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे? NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, दिस इज द जनरल टर्म। आप चेक कर लो, r की वैल्यू 0 डालो, उसमें पहला टर्म आ जाएगा, T1 बन जाएगा। r की वैल्यू 1 डालो, T2 बन जाएगा, ऑटोमेटिक दूसरा टर्म। डाल के चेक करो, सारे टर्म आपके बन जाएंगे। r0 से लेकर के n तक डालो, सारे टर्म आ जाएंगे आपके। देखो बन रहा है।
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज अ जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्योंकि बच्चों हमको मान लो कह दिया जाए कि x प्लस ए की होल पावर 15 है, अब बताओ उसमें 13वां टर्म कौन सा होगा? तो 13वां टर्म निकालने के लिए हम उसका एक्सपेंशन थोड़ा ना लिखते चले जाएंगे यार, पेज थोड़ा ना बढ़ देंगे अपना। हम अपने इस जनरल टर्म को यूज करेंगे और वो हमको डायरेक्टली बता देगा कि 13वां टर्म क्या है। बोलो समझ में आई? और तुमको चेक कराते हैं। जैसे बच्चों मैंने कहा x प्लस ए की होल पावर 15 है, ठीक है, इसमें बताओ 13वां टर्म कब बनेगा? 13वां टर्म बताओ क्या होगा? ठीक है, तो तुम कहोगे सर 13वां टर्म बनाना है, तो सर इसमें एक काम करिए, जो आपने जनरल टर्म लिखा है इसमें r की वैल्यू क्या डाल दीजिए? 12 डाल दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक 13वां टर्म बन जाएगा। बन जाएगा? क्या बना? दिस इज NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। ध्यान दो बच्चों, बिना मैंने एक्सपेंड किए डायरेक्ट लिख लिया आपके सामने 13वां टर्म। सुनाई दे रही मेरी बात? बिना एक्सपेंड किए। तो इसी को कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम का जादू। यही है जादू। अभी तो आपने सिर्फ इतना जादू देखा कि बिना एक्सपेंड किए सर किसी भी एक्सपेंशन का कोई भी टर्म लिख सकते हैं। और ये जैसे ही हम जादू धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे तो पता है हर तरह का जादू होता है यहाँ पे। आप x के कोई भी कोफिशिएंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आप पूरे एक्सपेंशन में बिना x वाला टर्म यानी कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x वो भी निकाल सकते हो। जो चाहो मिडिल टर्म निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हो, जो चाहो वो निकाल सकते हो। लेकिन पहले आपको ये क्लियर तो हो कि जनरल टर्म मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले तो आप जनरल टर्म को देखो, और भरोसा नहीं है तो r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक डालो, सारे टर्म आपके आ जाएंगे। बोलो समझ में आया? सर ये एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार, अरे तो क्वेश्चंस में बताते हैं देखो अभी। तो बच्चों आपके सामने आपकी फरमाइश पे एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्द ही आ रहा है, तो दूसरे क्वेश्चन के इंतजार के लिए ये लीजिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सबसे आसान क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूं, पहले देखिए। कोई भी आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरी थोड़ी नहीं है आपके पास हमेशा ही x प्लस ए की होल पावर n आएगा, बदल भी सकता है भैया। आइए क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। राइट द जनरल टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई की होल पावर 6। अब भैया एक्स स्क्वायर माइनस वाई की होल पावर 6 को जब एक्सपेंड करोगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 7 आएंगे। कितने आएंगे? 7 आएंगे। अब तुम्हें वो सातों टर्म थोड़े लिखने हैं, तुम्हें तो एक जनरल टर्म लिखना है। जनरल टर्म कैसे लिखोगे? आओ देखो लिखने का तरीका बताएं। तुम कहोगे सर अभी तो आपने सिखाया था, और मान लीजिए सर हम पढ़ाई में कमजोर है, हमें आपका पढ़ाया हुआ कुछ समझ में ही नहीं आता, तो सर हम एक काम कर लेते हैं, फिर आपका जो ये वाला जो अभी आपने जस्ट बताया था उसको हम दोबारा देख ही लेते हैं। क्या बताया आपने कि x प्लस ए की होल पावर n का जो जनरल टर्म होगा वो होता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। यही तो बताया मैंने जनरल टर्म, जहां r की वैल्यू आप 0 से लेकर के n तक डालोगे तो आपको जो टर्म चाहिए सारे टर्म निकल आएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा जितने हैं सब। ठीक है, अब बच्चों क्या है आपके पास? आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई। भैया हम तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का तो कोई एक्सपेंशन जानते ही नहीं है। हम क्या करेंगे? हम माइनस वाई को इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम उसको कंपेयर कर पाए। किससे? एक्स प्लस ए की होल पावर n से। तो बच्चों जब कंपेयर किया तो आपने क्या पाया कि सर x की जगह एक्स स्क्वायर है और a की जगह माइनस वाई है। तो अब क्या इसका जनरल टर्म नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं।
tr प्लस 1 इज इक्वल टू n। देखो यहां पर क्या है, n की जगह क्या है 6 NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। ये देखो बच्चों मैंने इसका जनरल टर्म लिख दिया। ज्यादा से ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करना है तो वो हम आपकी खुशी के लिए कर देते हैं। 6 2 12 माइनस 2r। और बच्चों ये वाला बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होता है यहां पर आपको देख करके। बच्चों एक बात बताओ, जैसे कोई लिखता है mn की कोई पावर a लिख देता है, तो इसका मतलब होता है m की पावर a n की पावर a, यही तो मतलब होता है। तो बच्चों अगर आपके पास पीछे लिखा है माइनस वाई की होल पावर r, तो आप इसको ब्रेक क्यों नहीं कर पाते? ये आपकी कॉपी में बिल्कुल रॉन्ग स्टेप्स में ब्रेक किया होता है। इसको आप ऐसे लिख दिया करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ -1 की पावर r y की पावर r, यही तो मतलब हुआ इसका। कई लोग लेकिन इसको लिख ही नहीं पाते, पता नहीं उनके पेट में क्या चल रहा होता है। -1 की पावर r y की पावर r हो गया जनरल टर्म। तो बच्चों उसमें जनरल टर्म ही पूछा था मैंने, वो मैंने लिख दिया। बोलो समझ में आया सबको? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस। और नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन फिर से देखो। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोबारा हम बना रहे, फाइंड द 10th टर्म। ध्यान से सुनो बच्चों, फाइंड द 10th टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ। देखो बच्चों क्या दिया है आपके पास, दिया है 2x स्क्वायर प्लस 1/x की होल पावर 12। ये ठीक है, इसका 10th टर्म बताना है। ध्यान से सुनो बच्चों, इसका क्या बताना है? 10th टर्म बताना है। अब तुम इसको एक्सपेंड मत कर देना कि ऐसा नहीं तुम इसके 13 टर्म लिख दो फिर बता रहे हो 10वां टर्म कौन सा है। एक्सपेंड थोड़ी ना करना है, 10th टर्म लिखना है। तो कहोगे सर हम तो बिगिनर हैं, एक बार फिर से आप बता दीजिए। आइए अच्छा चलो बता देते हैं। सर x प्लस ए की होल पावर n से कंपेयर करना तो जानते हो ना, तो उसका जनरल टर्म क्या होता है? NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। ठीक है, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे x की जगह क्या है? x 2x स्क्वायर, a की जगह क्या है? 1/x। तो x किससे रिप्लेस हो गया? 2x स्क्वायर से। a किससे रिप्लेस हो गया? 1/x से। और बच्चों कौन सा टर्म चाहिए? सर 10वां टर्म चाहिए। तो बच्चों T10 कब बनेगा? T10 तभी बनेगा जब r की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। बोलो समझ में आया? तो ऑटोमेटिक आपका 10वां टर्म बन जाएगा। आइए तो स्टार्ट करिए बच्चों। NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। देखो भाई a की पावर r। तो बच्चों उसको आप सिंप्लीफाई ना करना चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 2 की पावर बच्चों कितना हुआ? 12 माइनस 9 कितना होता है? 3। और x की पावर 2 इंटू कितना बचा? 3 इंटू 1/x की पावर 9 यानी 1/x की पावर 9 हो गया। अब ये तो आपकी श्रद्धा है कि आप कितना सॉल्व कर पाए। तो ये हो गया बच्चों 8, ये हो गया x की पावर 6 और नीचे क्या है? x की पावर 9। और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो और भी कर लो। दिस इज 12c9 इंटू 8 इंटू अपॉन x की पावर 3। ओके बच्चों चेक करो आपको समझ में आया कि नहीं आया। कितने बच्चों को समझ में आया कि मैंने इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का किस तरीके से 10वां टर्म लिख दिया बिना एक्सपेंड किए? प्रतीक, अरे इतने सारे लोगों ने हाथ भी ऊपर कर दिया। ठीक है, ओके गुड, बहुत बढ़िया। अरे बहुत तेजी से हाथ ऊपर हो रहे, हम तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। चलो ठीक है, बस 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 हम और पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके गुड, ठीक है बस ओके। तो बच्चों अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना कॉन्फिडेंस इस तरह से बनाए रखिए।
और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपको समझ में ना भी आए तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं आपके साथ हूं, मैं अभी भी आपके साथ ही खड़ा रहूंगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन कोशिश करिएगा आप सही हो, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। फाइंड द 9th term in expansion of, find the 9th term in the expansion of, expansion है बच्चों x by a minus 3a upon x square whole power 12। तो बच्चों आपके पास अगला एक्सपेंशन है, इसके एक्सपेंशन में बच्चों आपको बताना है कि 9th टर्म कौन सा होगा, 9th टर्म की वैल्यू बतानी है। स्टार्ट करिए करना, रेडी 1 2 3 स्टार्ट, जल्दी करिए, स्टार्ट करिए, करिए करिए जल्दी करिए। तो आप चेक करिए अपना आंसर। तो बच्चों हमको उसमें 9th टर्म लिखना है। तो तुम कहोगे सर अभी तो हम अनजान हैं, तो अनजान हो तो भैया मेरी तरीके से करो। x प्लस ए की होल पावर n में जो जनरल टर्म होता है वो होता है NCR, x की पावर n माइनस आर ए की पावर r। ये तो रट गया होगा भैया, 10 बार लिख चुके हैं अब तक। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए, x किससे रिप्लेस हो गया है, x बाय a से, ठीक है। और a किससे रिप्लेस हो गया है, a रिप्लेस हो गया है माइनस 3a बाय एक्स स्क्वायर से। यानी अगर हम इसको फॉर्म में लिखें तो ये फॉर्म है बच्चों आपका x बाई ए प्लस माइनस 3a अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 12। ये देखो बच्चों मैंने उस फॉर्म का इसको बना दिया। दिस इज x प्लस ए की होल पावर n। और x प्लस ए की होल पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन हमें तो एक्सपेंशन थोड़ा ना करना, हमें तो नवा टर्म लिखना है। और नवा टर्म कब बनेगा, जब r की वैल्यू क्या होगी 8 बन गया। तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू, आर की जगह 8 आ गया, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, ठीक, इंटू ए की पावर, इंटू ए की पावर आर, आर की जगह क्या है 8। ये देखो बच्चों मैंने लिख दिया, दिस इज द 9th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। अब आप ये ना कहना कि सर 9th टर्म में 12C9 क्यों नहीं आता, 12C8 क्यों आता है, ये ऐसा मत कहना भैया, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट होता है ना, जो जीरो से स्टार्ट होता है तो वो जीरो वाला पहला टर्म बन जाता है। इसलिए जहां पे 12C8 आता है वो 9th टर्म होता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि स्टार्टिंग जीरो से होती है ना, तो जीरो वाला जो होता है वो पहला टर्म माना जाता है, जीरो टर्म तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए r इक्वल टू जीरो पे जो पहला टर्म होता है वो पहला टर्म ही माना जाता है। लेकिन वो होता r इक्वल टू जीरो पे, तो उसको जीरो टर्म थोड़ा ना कहेंगे, टर्म तो हमेशा नेचुरल नंबर होगा ना, या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। तो ये दिमाग में अपना कंफ्यूजन अभी भी नहीं क्लियर हो तो उसको क्लियर करिए भाई। चलिए तो बच्चों ये तो आपने लिख लिया होगा, दिस इज 12C8, दिस इज x की पावर 4 अपॉन a की पावर 4। बच्चों यहाँ पे देखो माइनस 1 की पावर 8 है और 3 की पावर 8 है और a की पावर भी 8 है, ठीक है, ध्यान से देखो, -1 की पावर 8 है, 3 की पावर भी 8 है, तो मैं इसको 8 लिख देता हूं, 8 समझ में नहीं आ रहा है, और a की पावर भी 8 है अपॉन x की पावर 8 इंटू 2 यानी कि 16। अब बच्चों इसको आप जितना सिंप्लीफाई कर पाओ वो सिंप्लीफाई करना आपका काम है, आप इसको जरूर से जरूर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 12C8, ठीक है, 12C8 x की पावर 4 माइनस 16 यानी कि -12 और a की पावर 8 और नीचे 4 यानी a की पावर 4 ऊपर आएगा और 3 की पावर 8, ये आएगा बच्चों। दिस इज द 9th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। तो बच्चों आप समझ गए होंगे सभी लोग कि
बाइनोमियल थ्योरम में करना क्या होता है। अब आप इतना तो समझ गए कि कोई भी टर्म निकालना काफी आसान काम होता है, ठीक है। तो आप लोग ने अभी हैंड रेज करके रखा है, तो कृपया करके बस हैंड हटा लीजिए क्योंकि वो स्क्रीन पे आ रहा है। ओके, ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ओके, ठीक है। शाम्भी भी बस तुम बेटा अपना हैंड नीचे कर दो। अरे हमने हैंड नीचे करने के लिए कह रहे हैं बस। ओके, देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको आपको और ध्यान से देखना पड़ेगा। उस क्वेश्चन को करने से पहले क्या आपको सोचना पड़ता है जरा देखिए। इधर ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे लिखना स्टार्ट करिए। मिडिल टर्म्स, सभी बच्चे यहां पे लिखना चालू करिए। मिडिल टर्म्स इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। सभी बच्चे लिखना चालू करें, मिडिल टर्म्स इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसके बाद मेरे साथ साथ लिखते चले जाए। लिखिए, सिंस द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की होल पावर n contains n plus 1 terms, therefore फर्स्ट पार्ट ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे आपको ध्यान देना है। इफ n इज इवन, बच्चों इधर ध्यान दीजिए, अगर x प्लस a की होल पावर n में अगर n इवन होगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n प्लस 1। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। और बच्चों ऑड टर्म्स होते हैं तो उसमें मिडिल टर्म क्या होता है, सिर्फ एक अकेला लौता होता है। समझ में आया कि नहीं। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उसमें मिडिल टर्म क्या होता है, अकेला एक लौता टर्म होता है। प्रॉब्लम कहां आती है, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, इवन होते हैं। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो उसमें दो मिडिल टर्म होंगे, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स टोटल अगर ऑड होंगे तो उसमें एक ही मिडिल टर्म होगा। लेकिन यहां पर बस आपको देखने में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप बार बार x प्लस a की होल पावर n को देखोगे और n अगर आपको इवन नजर आएगा तो आप सोचोगे कि उसमें दो टर्म है, लेकिन आपको उस n को नहीं देखना है, उसके एक्सपेंशन के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को देखना है। मतलब अगर पावर 4 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 5 होंगे, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, समझ गए ना। अब आप तीसरा वाला मिडिल टर्म हो जाएगा। मिडिल टर्म किसे कहते हैं, जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स में टर्म्स क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो आपको ये बात समझना होगी कि जो पावर होती है n, उसके बेसिस पे जज नहीं करते हैं कि मिडिल टर्म्स कौन से होंगे, एक होंगे कि दो होंगे। जो पावर होगी उसमें प्लस 1 ऐड करके हम सोचते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 ऐड करने पर बदल जाते हैं। समझ में आई मेरी बात। तो याद रखिएगा, अगर n इवन होगा देन ध्यान दीजिएगा, अगर n इवन है देन n बाय 2 प्लस 1th टर्म, देन n by 2 plus 1th term is the middle term। ये आपको याद रखना होगा। दूसरा, if n is odd then n plus 1 by 2th and n plus 3 by 2th terms are two middle terms। तो आसान है काफी, अगर आपसे ये फॉर्मूले ना भी याद रहे तो भी चलेगा। मतलब ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। कई लोग तो ऑब्जर्वेशन से ही सोच लेते हैं, तो ये बहुत कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी, दिस इज नॉट अ बिग डील, ये बहुत आसान सा काम होता है। बस आपको x प्लस a की होल पावर n की तरफ ध्यान देना है। अगर n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, और ऑड के केस में तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कौन सा मिडिल टर्म होगा।
और अगर आपको ना ध्यान रहे तो मैंने इसके लिए आपके सामने काफी चीजें लिख दी हैं, इससे आपको याद रह सकता है। बोलिए भाई, समझ में आया मेरी बात? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मिडिल टर्म। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? नोट कर लीजिए। हाँ बस अभी मैं दे रहा हूं नोट करने के लिए, वेट एक सेकंड बस। फाइंड द मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन है बच्चों 2/3x² माइनस 3/2x होल पावर 20। तो बच्चों इसके एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म है वो आपको निकालना है, निकालना स्टार्ट करिए और ऊपर वह जो मैंने थ्योरी लिखी है इसको नोट कर लीजिए और उसको यूज करें और जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकाल लें। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपके सामने हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो n है वो इवन है, और अगर n इवन होगा तो ऐसे केस में जो मिडिल टर्म होगा वो n/2 प्लस 1th टर्म होगा। तो n की जगह 20 है तो 20/2 प्लस 1th टर्म इज मिडिल टर्म। अब हम निकालने के लिए इसको x प्लस a की होल पावर n के फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये देखो बच्चों मैंने लिख दिया। अब बच्चों आंसर लिखना आपका काम है। 11th टर्म निकालना है। 11th कब बनेगा? जब t 10 प्लस 1 होगा, ठीक, यानी r की वैल्यू 10 हो गई। तो लिखिए बच्चों NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। देखो बच्चों मैंने मिडिल टर्म डायरेक्टली लिख दिया बिना एक्सपेंड किए, बिना एक्सपेंड किए मैंने मिडिल टर्म आपका डायरेक्टली लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 20c10 2 इंटू 10 20 हो गया, माइनस की पावर 10 यानी कि इवन हो गया, 3 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 10 इंटू x की पावर 10। ये हो गया बच्चों। इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया 20c10 x की पावर 10। दिस इज द आंसर। चेक कर लीजिए बच्चों, आंसर आ गया। तो सभी बच्चे आंसर को रिव्यू कर लें। तो बच्चों हम लोग एक बार क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 होल पावर 7। तो बच्चों यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि n ऑड है, n ऑड होने के केस में दो मिडिल टर्म होते हैं, ठीक है, एक n प्लस 1/2th और एक n प्लस 3/2th, यानी कि 4th और 5th टर्म होंगे। और उसको निकालने के लिए हमने इसको x प्लस a की होल पावर n से कंपेयर किया और आपका 4th टर्म और 5th टर्म आपके सामने लिखा हुआ है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आपने देखा आज की क्लास में किस तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन की क्या जरूरत है। आप बिना एक्सपेंड किए किसी भी एक्सपेंशन का मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, या कोई भी जनरल टर्म 5वां, चौथा, 10वां कोई भी टर्म निकालना हो वो कैसे निकालेंगे। और बच्चों हम लोग अगली क्लास में जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि कोई भी टर्म जो x से इंडिपेंडेंट हो उसको कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म्स के और क्या एप्लीकेशंस होते हैं, और किसी भी एक्सपेंशन में अगर हमें आगे से ना निकाल करके पीछे से कोई टर्म पूछा जाए तो वो कैसे निकालेंगे, किसी भी एक्सपेंशन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट या x की पावर 5 का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है। अब आप समझ गए होंगे किस तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन को किया जाता है।